हाँ जी, सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट द प्री हिस्टोरिकल पीरियड ऑफ इंडिया, जो कि पार्ट है हमारे एंसेंट इंडियन हिस्ट्री का। तो हिस्ट्री का सबसे पहले मतलब क्या होता है, उस चीज़ को डिटरमाइन कर लेते हैं, उस चीज़ को पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं। हिस्ट्री का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना, इंक्वायरी करना या किसी पास्ट की नॉलेज को गेन करना, इसे हम हिस्ट्री कहते हैं। हिस्ट्री के दो सोर्सेज होते हैं, पहला नॉन लिटरेचर सोर्सेज और दूसरा लिटरेचर सोर्सेज। नॉन लिटरेचर सोर्सेज में काउंट होते हैं जैसे कोइंस, इंस्क्रिप्शन, मॉन्यूमेंट्स या फिर आर्कोलॉजिकल रिमेन्स, है ना। ये सारे के सारे नॉन लिटरेचर सोर्सेज में काउंट होते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं दूसरा सोर्स ऑफ हिस्ट्री, जिसको हम बोलते हैं लिटरेचर सोर्स। लिटरेचर सोर्स का मतलब होता है उस समय का एरा जब हमारे ह्यूमंस ने लिखने की कला को सीख लिया था और उसे एक लिटरेचर फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हम उसे बोलते हैं लिटरेचर सोर्स। तो दो तरीके के सोर्सेज को कंप्लीट करने के बाद अब हम आते हैं प्री हिस्टोरिकल पीरियड ऑफ इंडिया या फिर प्री हिस्ट्री किस तरीके से क्रिएट हुई। प्री हिस्ट्री हम काउंट करते हैं जब ह्यूमंस ने लिखने की कला को नहीं सीखा था। इट्स मीन द रिटन स्किल वाज नॉट डेवलप्ड एट दैट टाइम एंड द नॉलेज इज ऑन द एविडेंस बेस, नॉट ऑन द रिटन बेस। एविडेंस इज ऑन टू द लाइक evidence of the archaeological things like poetry, artery craft, stone tools, metal implementations are comes under into the category of prehistorical period of India. जनरली प्री हिस्टोरिकल पीरियड ऑफ इंडिया के जो एविडेंस होते हैं वो मोस्टली के 100% वो सारे के सारे नॉन लिटरेचर सोर्स होते हैं, क्योंकि उस समय ह्यूमंस को लिखने की कला आती नहीं थी। फिर हम बात करते हैं हिस्ट्री रिटन, जो रिटन पीरियड्स होता है उस समय यहाँ पर आया नहीं था, लिखने की कला यहाँ पर जनरेट नहीं होती। प्रो हिस्ट्री या फिर प्रोटो हिस्ट्री हम किसे कहते हैं? प्रोटो हिस्ट्री ये वो वाला पीरियड होता है जब प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री के बीच का जो टर्निंग पॉइंट है और जो ट्रांजिशन पीरियड है, हम उसे प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं। इसके बारे में हम रीड करते हैं। प्रोटो हिस्ट्री इज अ पीरियड बिटवीन द प्री हिस्ट्री एंड द हिस्ट्री ड्यूरिंग विच आर द कल्चरल एंड द सिविलाइजेशन हैड सम रिटन रिकॉर्ड्स बट येट टू बी नॉट इंटरप्रिटेटेड और अंडरस्टैंडेबल। इसका मतलब यह है कि उस समय लोगों ने लिखने की कला सीखी जा रही थी, लेकिन जिस प्रकार लोगों ने दीवालों पर उस चीज को लिखा है वो चीज अभी तक समझे नहीं जाए जा चुके हैं, तो हम उस हिस्ट्री को प्रोटो हिस्ट्री के अंदर रखते हैं। अब क्लियरली हम आते हैं सबसे पहले पॉइंट पे, जिसका नाम है प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया। प्री हिस्ट्री के बाद हम प्रोटो हिस्ट्री पढ़ेंगे और प्रोटो हिस्ट्री के बाद हम थर्ड पार्ट जो होगा उसको हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे। प्री हिस्ट्री जो होती है वो ग्रेजुअली ह्यूमन स्टार्ट टू प्रोसीड टुवर्ड द लाइफ सेटलमेंट एंड द डिफरेंट फेजेस ऑफ द प्री हिस्टोरिकल एज। Pre-historical age of India dates become started when the Stone Age started have stone tools. Therefore, the periods called known as Lithic Age or the Stone Age. Prehistorical age of India is also known as the Stone Age, and they have the three major parts. First one is Paleolithic Age, that's mean Old Stone Age, and the second major part is Mesolithic Age, that's mean the Middle Stone Age, and the third one is Neolithic Age, it's mean the New Stone Age. अब हम बात करते हैं कि जो पैलियोलिथिक एज है, जो सबसे पुरानी एज है हमारे स्टोन एज की, तो पैलियोलिथिक एज को हम ओल्ड स्टोन एज भी बोलते हैं, और यहाँ पर ये लिखी हुई है पैलियोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज यहाँ पर इन्होंने 50 लाख रिप्रेजेंट किया हुआ है, और कहीं कहीं कोई कोई बुक इसे 330 लाख भी रिप्रेजेंट करती है। तो इसका पीरियड हम लोग इस बुक के अकॉर्डिंग, इस पीडीएफ के अकॉर्डिंग 50 लाख से लेकर ये 10,000 BC तक हम जो एज होती है उस एज को हम ओल्ड स्टोन एज या फिर पैलियोलिथिक एज बोलते हैं। पैलियोलिथिक एज इज ऑल्सो नोन एज द ओल्ड स्टोन एज। इट्स डेट इज ऑल अबाउट लाइक 30 लाख टू 10,000 BCE। तो दूसरा पॉइंट अब हम डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है रॉबर्ट ब्रूस फूट, जो कि ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट हैं, आर्कोलॉजिस्ट हैं, और इन्हें हम फादर ऑफ द प्री हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजिस्ट इंडिया का भी बोलते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है Robert Bruce Foote was the British geologist and the archaeologist who is considered as the father of the prehistorical archaeology in India. Pallavaram Handbook is a search by the Robert Bruce Foote, and it is found in the district of Tamil Nadu and Pallavaram at 1863. तो पैलियोलिथिक एज को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिसका नाम है लोअर पैलियोलिथिक एज, और फिर मिडिल पैलियोलिथिक एज, और थर्ड जो है वो अपर पैलियोलिथिक एज।
तो हमने ये डिस्कस कर लिया कि जो पैलियोलिथिक एज है उन्हें 3 फेजेस में बांटा गया है। तो अब हम बात करते हैं लोअर पैलियोलिथिक एज। लोअर पैलियोलिथिक एज ये 30 लाख बीसी से लेकर 1 लाख बीसी तक इसके एज को काउंट किया जाता है। और लोअर पैलियोलिथिक एज को आइस एज ऑफ प्री हिस्टोरिकल एज भी बोला जाता है, विच आर मेनली कंसिडर एज द हंटर एंड द गैदरर्स। इसमें जो मैंस होते हैं वो यूज करते थे हैंड एक्स, चोपर्स, क्लीवर्स और लाइम स्टोन्स। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र की जो साइट है जिसका नाम है मोरी, वो एक ओल्डेस्ट लोअर पैलियोलिथिक एज है। और कश्मीर वैली भी एक ओल्डेस्ट पैलियोलिथिक एज है। राजस्थान का डीडवाना डेजर्ट और थार डेजर्ट, विंध्याचल एंड द डेक्कन प्लेंटू हैज बीन फाउंड द नेचुरल केव एंड द शेल्टर। The rock shelter are present at the Narmada Ghati. Bhimbetka cave near Bhopal is the important site of the lower Paleolithic age. Stone age is also found in the Bhilan Ghati of Uttar Pradesh, that is on the foothills of the Vindhyan mountains. Naga Arjun Konda is in the Andhra Pradesh, is also be a part of the lower Paleolithic age. गुजरात की जो साइट है जिसका नाम है स्वराज, तो गुजरात की जो स्वराज रीजन है जो कि डेक्कन प्लेटू के पास है, और छोटा नागपुर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द लोअर पैलियोलिथिक एज। तो लोअर पैलियोलिथिक एज के बाद हम बात करते हैं मिडिल पैलियोलिथिक एज की, और इसके अंदर क्या क्या और कौन से टाइम पीरियड को इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो जो मिडिल पैलियोलिथिक एज है वो 1 लाख बीसी से लेकर 40,000 बीसी तक हम इसे काउंट करते हैं। और ये शार्प एंड द पॉइंट जो टूल्स है यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करने लग गए थे। तो हम इसमें बोल सकते हैं शार्प एंड द पॉइंटेड टूल स्टार्टेड टू बी कंस्ट्रक्टेड। द आर्टिफैक्ट ऑफ दिस एज आर फाउंड इन सेवरल प्लेसेस लाइक द नीवर ऑफ नर्मदा एंड ऑल्सो सेवरल प्लेसेस इन साउथ इंडिया ऑल्सो हुज नेम इज तुंगभद्रा रिवर्स। राजस्थान लूनी वैली, उत्तर प्रदेश बेलान वैली एंड मध्य प्रदेश भीमबेटका केव्स। अब हम बात करते हैं कि जो मीजोलिथिक एज है वो एक ऐसी एज है जहां पर ह्यूमंस ने शार्प पॉइंटेड जो हथियार है वो बनाने स्टार्ट कर दिए थे, और जो लोग हैं वो रिवर्स के पास रहना स्टार्ट उन्होंने ज़्यादा कर लिया था। इसके हमें एविडेंस मिलते हैं, जैसे रिवर जो है जिसका नाम है नर्मदा रिवर, उसके पास हमें आर्ट क्राफ्ट देखने को मिलते हैं। और जो रिवर नर्मदा है वहां पर भी हमें ऐसी ही सेम चीजें देखने को मिलती है। और साउथ की एक रिवर है जिसका नाम है तुंगभद्रा रिवर, वहां पे भी हमें बहुत सारी वैलीज देखने को मिलती है। राजस्थान की जो लूनी वैली है वो मिडिल पैलियोलिथिक एज का एविडेंस है। उत्तर प्रदेश की बेलान वैली और मध्य प्रदेश की भीमबेटका वैली हमारे मिडिल जो पैलियोलिथिक एज है उसका एविडेंस प्रोवाइड करवाती है। फिर हम बात करते हैं अपर पैलियोलिथिक एज, जो कि 40,000 बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक एक्सप्लेन किया हुआ है। इट इज द कोइंस विद द लास्ट एज ऑफ आइस एज। इसे आइस एज का जो सबसे आखिरी एज भी बोला जाता है। इसके अलावा अपर पैलियोलिथिक एज को हम आइस एज का सबसे आखिरी लास्ट एज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके बाद जो हमारा इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा गर्म और ह्यूमिडिटी जो है उस एरिया में कम होने लग गई थी। This age marks as the appearance of the new flint industries and the mans are the type of the either whose name is Homo sapiens। तो इसी एज के बाद जो ह्यूमंस है उसकी जो एंसेस्टर है जिनका नाम है होमो सैपियंस, वो यहाँ पर मॉडर्न होने लग गए थे। और यहाँ पर टेक्नोलॉजी एडवांटेज हैज टू बी सीन ऑन द स्टोन टूल्स लाइक नीडल्स, बर्निस एंड द फिशिंग टूल्स। हमें जो टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट देखने को मिला था यहाँ पर, जैसे सुई का बनना, ब्रिज का बनना, और जो फिश के जो मछलियों को काटने के टूल्स यहाँ पर हमें पैरेलली बहुत तरीके से देखे गए। और यहाँ पर ब्लेड्स और बोरिंग टूल्स भी यहाँ पर हमें देखने को मिले। बोरिंग्स जहाँ पर जिस तरीके के जो पानी निकालने वाला जो सिस्टम हुआ करता था, हमें अपर पैलियोलिथिक एज में इसके एविडेंस देखने को मिलते हैं। एविडेंस ऑफ दिस टूल इज गॉट फ्रॉम द आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, southern part of the UP and the Jharkhand also. Gujarat sand dune of the upper level of blades and the scalpel flakes tools has to be found। तो गुजरात से के जो अपर लेवल है वहां से हमें ब्लेड्स, स्क्रैपर्स, फ्लेक और टूल्स हमें देखने को मिले हैं यहाँ पर। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें, द बोन्स टूल्स फाउंड इन आंध्र प्रदेश एट कोरनूल्स। तो हमें जो हड्डियों से बने
कई प्रकार के जो हमें टूल्स देखने को मिले हैं आंध्र प्रदेश से, और आंध्र प्रदेश की उस जगह का नाम है कुरनूल। और मुच्छ चिंता चिंतामणि गोवी जो केव साइट है, ये भी आंध्र प्रदेश की बहुत ही फेमस केव साइट्स में से गिनी जाती है, जो कि अपर पैलियोलिथिक एज के अंदर काउंट की जाती है। इसके एविडेंस हमें मिलते हैं, जो हमारे क्लाइमेट चेंज हुआ था पैलियोलिथिक एज के जो एविडेंस मिलते हैं, क्लाइमेट चेंज के जो एविडेंस मिलते हैं वो 12,000 बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक हमें क्लाइमेट चेंज के एविडेंस मिलते हैं। उसके बाद अपर पैलियोलिथिक एज के बाद हमें मीजोलिथिक एज जो है, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो मीजोलिथिक एज स्टार्ट हो जाता है। तो इसके बाद हमने पैलियोलिथिक एज को कंप्लीट कर लिया है। अब मीजोलिथिक एज स्टार्ट होती है, जिसको हम बोलते हैं मिडिल स्टोन एज। ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट था हमारा जिसका नाम था पैलियोलिथिक एज प्री हिस्टोरिकल हिस्ट्री के अंदर। फिर उसके बाद हमारा था मीजोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। तो पैलियोलिथिक एज के अंदर हमने 3 टाइप पार्ट को पढ़ा था, जो था हमने 3 पैलियोलिथिक के अंदर पढ़ा था, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक। अपर पैलियोलिथिक के एंड होने के बाद हमारा मीजोलिथिक एज स्टार्ट हो जाता है। मीजोलिथिक एज ये वो वाला एज है जब जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होने लगा था, ग्रास लैंड जो है वो इंक्रीज होने लगे थे, और एनिमल्स जो है वहां पर बोर्न होने लगे थे कंटिन्यूसली। तो इसको हम बोलते हैं मीजोलिथिक एज। मीजो मतलब मिडल, लिथिक मतलब स्टोन, और एज का मतलब हम सभी जानते हैं, जो कि 10,000 बीसी से लेकर 6,000 बीसी तक हमें इसके एविडेंस देखने को मिलते हैं। द फर्स्ट ह्यूमन colonization फाउंड नियर द गंगा प्लेन was developed during this period. This period is marked to be appear as the microlithic small blades or a small sharp tools. Microlithic age are the miniature stone tools made by the cryptocrystal silica and the fine grained rocks. The composite tools are made from that is the responsible of the plant gathering, harvesting and gratings. अगले पॉइंट की अगर हम बात करें, द अर्लीस्ट डिस्कवरी ऑफ द मीजोलिथिक, माइक्रोलिथिक एंड द अदर मीजोलिथिक एज वाज डिस्कवर ऑन द रॉक शेल्टर्स एंड द मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। अगली अगर हम बात करें, द राजस्थान भांगुर एरिया इज द डॉक्यूमेंटेड मीजोलिथिक site that is present near the Kothari river where we got the microlithic animal bones and the cells. अगले पॉइंट की अगर हम बात करें, ऑल द मीजोलिथिक गोट फ्रॉम द मीजोलिथिक ताप्ती, साबरमती, नर्मदा, माही रिवर्स ऑल्सो। द ह्यूमन स्टार्टेड टू लर्न द एनिमल डोमेस्टिकेशन, देयर फूड हैबिट्स एंड देयर ब्रीडिंग सीजन्स। The oldest evidence of the human domestication was found near the Adamgarh district of Madhya Pradesh. It's not Ajamgarh. Where is it's आदमगढ़। ये यहाँ पर इन्होंने गलत मेंशन किया हुआ है। आजमगढ़ जो है वो उत्तर प्रदेश में है, और आदमगढ़ ADAM आदमगढ़, और आदमगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। तो हम कहेंगे जो ओल्डेस्ट एनिमल डोमेस्टिकेशन का जो एविडेंस हमें मिलता है वो आदमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से मिलता है, आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से नहीं मिलता। आजमगढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है वो हमारे उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल डिस्ट्रिक्ट के पास पाया जाता है, जो कि कुछ ही दूरी पर मौजूद है हमारे गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट से। फिर हम बात करते हैं कि वियरिंग द स्किन ऑफ द एनिमल्स, ये भी इसी पीरियड से स्टार्ट हुआ कि जो जानवरों की जो स्किन है उसको पहनना हमने इसी पीरियड से स्टार्ट किया। Beginning of the farming such as wheat, barley and the rice was started from the Mesolithic area period. तो हमने जो गेहूं उगाना, चावल उगाना, बार्ले को उगाना हमने Mesolithic पीरियड से ही स्टार्ट किया था। Art lover and rock painting started like wild animals, huntings, dancing activities are found under in this Mesolithic period. 150 Mesolithic rocks are found in India. मध्य प्रदेश में जो रॉक्स फाउंड की गई है वो भीमबेटका केव से, कारवाड़ केव से और जोरारा केव से। उड़ीसा से हमें संबलपुर से और सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट के वहां से हमें मीजोलिथिक रॉक्स की जानकारी मिलती है। केरला से हमें काजुथू गुहा जो एक जगह है, उस जगह से हमें मीजोलिथिक रॉक के बारे में जानकारी मिलती है। दे बिलीव इन रीबर्थ, इनका रीबर्थ पे यकीन था, इन्हें लगता था कि मरने के बाद लोगों का रीबर्थ होता है। देखो यहाँ पर कुछ चीजें मेंशन की गई है। रिच इन द कंसेंट्रेशन ऑफ द मीजोलिथिक साइट्स, तो जो कि सेंट्रल इंडियन है, भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में, कारवार और जोरारा।
है ना, ये हमें मध्य प्रदेश में मिलती है। और खोटिया भी हमें मध्य प्रदेश में मिलती है। सुंदरगढ़ और सांभलगढ़ जो कि उड़ीसा में प्रेजेंट है। और इजुथुआ गुहा जो कि केरला की एक इम्पोर्टेंट मीजोलिथिक साइट है, जो कि स्टोन एज का, मिडल स्टोन एज की एक साइट मानी जाती है। और ये लोग रीबर्थ पे यकीन किया करते थे। और इनकी ज्यादातर कॉलोनी तापी, साबरमती, नर्मदा और माही रिवर के बेसिन्स पे पाई जाती हैं। और लुहनगंज जिसका नाम है लानगहनाज जो कि गुजरात में स्थित है। बुरहानपुर जो कि वेस्ट बंगाल में स्थित है। बरनाहपुर जो कि वेस्ट बंगाल में स्थित है। इसको एक इम्पोर्टेंट मीजोलिथिक साइट में काउंट किया जाता है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है लन्हनाजगंज जो कि गुजरात में स्थित है। और कैमूर रीजन जो कि मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट का है, कैमूर रीजन वो फेमस है, हमारे फेमस मीजोलिथिक साइट्स के अंदर फेमस मानी जाती हैं। ओके, इसको याद कर लेना, लंगनाज और कैमूर रीजन जो कि मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में प्रेजेंट है। और इसके अलावा भी वेस्ट बंगाल में बुरहानपुर जो डिस्ट्रिक्ट है वो भी हमारे मीजोलिथिक साइट की एक इम्पोर्टेंट साइट मानी जाती है। मीजोलिथिक के बाद हमारा जो थर्ड और सबसे लास्ट एज मानी जाती है वो है न्यूलिथिक एज, जो कि न्यू स्टोन एज के अंदर हम इसे काउंट करते हैं। जिसका जो टर्म पीरियड है, जिसकी जो एज है वो 6000 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक हम इसे काउंट करते हैं। The Neolithic age was the last age and the third part of the Stone Age, which spans to around the 6000 BC to 1000 BC. ये हमने बात कर ली थी। न्यूलिथिक रेवोल्यूशन फर्स्ट टाइम वाज यूज बाय वी गॉर्डन चिंडले बुक, जिन्होंने ये फर्स्ट टाइम जो न्यूलिथिक एज का जो रेवोल्यूशन था उन्होंने अपनी बुक में रिप्रेजेंट किया है। उनकी जो कि राइटर है वी गोंडोन चिंडले, उन्होंने अपनी बुक में लिखा है मैन मेक हिमसेल्फ, एक आदमी जो अपने आप को खुद बनाता है। उन्होंने अपनी बुक में इस तरीके की बातें लिखी है। ह्यूमन फूड गैदर एंड द फूड प्रोड्यूसर्स, अब ह्यूमन जो है वो फूड को इकट्ठा करने लग गया और फूड को प्रोड्यूस करने लग गया है। उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट हुज नेम इज कोल्हिडवा और महागरा, यहाँ पर इस चीज को मेंशन किया होगा, आई थिंक ये रहा, कोल्हिवा और महागरा जो कि इलाहाबाद के साउथ में प्रेजेंट है। और ये लोग उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये ओल्डेस्ट प्रूफ है जहां पर राइस के कल्टीवेशन का हमें ओल्डेस्ट प्रूफ देखने को मिलता है। कहां पर? उत्तर प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट कोल्हिवा और महागरा जो कि प्रेजेंट है साउथ पार्ट में, इलाहाबाद के साउथ पार्ट में, इलाहाबाद के नीचे। आज के समय पे जो इलाहाबाद का नाम हो चुका है प्रयागराज हो चुका है। और हमें सबसे ओल्डेस्ट एविडेंस उत्तर प्रदेश में मिलते हैं राइस कल्टीवेशन के। न्यूलिथिक एज इज कैरेक्टराइज्ड बाय यूजिंग द टूल्स एंड द वेपन्स मेड बाय द पॉलिशिंग स्टोन्स। तो इस एज में हमें जो स्टोन जो होते थे पत्थर को, उनको पॉलिश करने की जो चीजें थी वो हमें देखने को मिली है। बिहार इज अ चिरंग साइट वेयर वी गोट द बोन्स वेपन्स इज ऑल्सो अवेलेबल। बिहार के हमें कुछ साइट्स में हमें बोन्स से बने वेपन्स भी मिले हैं। द मेजर क्रॉप्स ग्रो ड्यूरिंग दिस एज उस नेम इज रागी, हॉर्स ग्राम, कॉटन राइस, व्हीट एंड बार्ली। कश्मीर के बुजरा जो होम साइट है जहाँ पर हम बोलते हैं बैरियल साइट से ह्यूमन के साथ साथ डॉग की डेड बॉडीज भी हमें मिली है, या डॉग को दफनाने की हमें एविडेंस मिले हैं, जो इस चीज का प्रतीक है कि उस समय डॉग डोमेस्टिकेशन के रिजल्ट का एक बहुत बड़ा प्रतीक माना जाता है ना। देखो यहाँ पर लिखा है डॉग डोमेस्टिकेशन, ये कहाँ से मिला है? कश्मीर के बुरजा होम से। कहाँ से? कश्मीर के बुरजा होम साइट से हमें डॉग डोमेस्टिकेशन के प्रूफ मिलते हैं। इस चीज के प्रूफ हमें कैसे मिलते हैं कि हमें जो ग्रेव्स है वहां पर हमें इंसानों की बॉडी के साथ डॉग्स की बॉडी भी दफनाई हुई मिलती है, जो कि इस चीज का प्रतीक है कि हमें डॉग डोमेस्टिकेशन के भी प्रतीक मिलते हैं कश्मीर के बुरजा होम साइट से। इसके बाद हम बात करते हैं एग्रोपोस्टोरल साइट्स की, जहां पर यहाँ पर एग्रोपोस्टोरल सोसाइटी भी देखने को मिलती है। कहाँ से? कर्नाटका के हलूर, मास्की और ब्रह्मगिरी साइट से हमें एग्रोपेस्टोरल सोसाइटी देखने को मिलती है। एग्रोपेस्टोरल सोसाइटी वो सोसाइटी होती है जहां पर जो ह्यूमंस होते हैं वो जानवरों के साथ रह रहे होते हैं। और फूड ग्रेन्स एंड द एनिमल फूड प्रोडक्शन स्टार्टेड, यहाँ पर फूड ग्रेन्स और एनिमल का जो प्रोडक्शन था, एनिमल्स के फूड प्रोडक्शन का भी यहाँ पर हमने स्टार्टिंग कर दी थी।
और स्टोरेज, फूड ग्रेन्स के स्टोरेज से रिलेटेड भी हमें बहुत सारे एविडेंस देखने को मिले हैं। यहाँ पर फूड ग्रेन के स्टोरेज के लिए ये लोग एक पोइट्री या फिर एक मटके जैसा कोई शेप जैसी कुछ अपीयरेंस हमें नियोलिथिक एज से देखने को मिलती है, जहां पर ये लोग फूड को स्टोर करने के लिए इस पोइट्री का इस्तेमाल किया करते होंगे। द ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ द कॉटन वाज फाउंड फ्रॉम द मेहरानगढ़ साइट, जो कि आज पाकिस्तान में स्थित है। सबसे ओल्डेस्ट एविडेंस हमें मिलता है इस कॉटन का मेहरानगढ़ साइट से, और मेहरानगढ़ साइट आज के समय में पाकिस्तान में स्थित है। इसके बाद हम बात करते हैं पीपल स्टिल यूज शेल्टर नियर माउंटेन एंड द रिवर, और यहाँ इस समय में भी हमें ये देखने को मिला जो लोग हैं यहाँ पर पत्थरों वाली जगहों पर और नदी वाली जगहों पर रहना ज़्यादा पसंद करते थे। तो फिर पैलियोलिथिक एज के बाद, स्टोन एज के बाद हमें चाल्कोलिथिक एज देखने को मिलती है, जिसका जो समय है वो 2000 बीसी से लेकर 500 बीसी तक हमें देखने को मिलता है। इसको चाल्कोलिथिक एज को हम प्री हड़प्पन फेज भी बोलते हैं, वेयर द एनिमल रेयरिंग एंड द रूरल सेटलमेंट जो था वो स्टेब्लिश्ड हो गया था। नियोलिथिक एज के बाद प्री हड़प्पन फेज आया था, और प्री हड़प्पन फेज के पास हड़प्पन पीरियड देखने को मिला था। हड़प्पन पीरियड, जो प्री हड़प्पन पीरियड है, चाल्कोलिथिक एज है, उसे हम कॉपर यूज या फिर मेटल एज भी बोलते हैं। यहाँ पर जो कॉपर का यूज बहुत अच्छे तरीके से कॉपर का यूज होने लग गया था, और कॉपर को हथियार की तरह लोग इस्तेमाल किया करते थे। यहाँ पर एक्स बनने लगे थे, फिशिंग टूल्स बनने लगे थे, चिंसल, पिंस, नाइफ एंड रोड्स का जो प्रोड्यूस ये लोग चाल्कोलिथिक एज में इन्होंने किया था, क्योंकि इसी एज में इन्होंने कॉपर का यूज करना स्टार्ट कर दिया था, जो कि एविडेंस है हमारे मेटल एज का। फिर हम बात करते हैं हाउस मेड स्टोन एंड मड ब्रिक्स विल टिल नॉट बरीड द ब्रिक्स इज नॉट अवेलेबल। यहाँ पर जो घर बनाने के लिए जो ईंटों का प्रयोग किया गया था वो अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया था, और द गिलुंड साइट ऑफ राजस्थान इज द ओनली प्लेस फ्रॉम वेयर गॉट द रिमेन ऑफ बेक ब्रिक्स एंड हैव अ फाउंड नियर द राजस्थान। तो जो गिलुंड साइट है राजस्थान की, वहां पर हमें पकी हुई ईंटों का एविडेंस देखने को मिलता है सबसे पहला। यहाँ पर विलेज सोसाइटी के एविडेंस भी देखने को मिलते हैं, और सोशल इनइक्वालिटी स्टार्टेड फ्रॉम हेयर वेयर द चीफ लिव इन अ रेगुलर सेफ होम एंड द लोकल पीपल आर लिविंग इन ए राउंड हट। हमने यहाँ पर देखने को मिला था सोशल इनइक्वालिटी, जहां पर जो एलिट क्लास के लोग थे वो रेगुलर होम शेप में रहा करते थे, रेगुलर होम्स में रहा करते थे, लेकिन जो नॉर्मल लोग थे वो एक राउंड शेप की जो झोपड़ियां हुआ करती थी उनमें वो लोग रहा करते थे। यहाँ पर बुरियल्स आर द सिंगल बैरल्स, स्मॉल बॉक्स बैरल एंड द ओक कट टॉम्ब्स। यहाँ पर हमें जो बैरल्स होते थे जिसमें लोगों को दफनाया जाता था, वो वाली चीजें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। People buried the dead in a floor of their house and the north-south direction along the pot and copper object। तो यहाँ पर जो लोगों की जो डेड बॉडीज होते थे, उनके जो डेड बॉडीज हुआ करती थी, उन्हें वो अपने घर के नीचे ही दफनाया करते थे, और उनके जो दफनाने की जो डायरेक्शन हो करती थी वो नॉर्थ से साउथ की तरफ हुआ करती थी, अलोंग विद द पोट। पोट मतलब जहां पर उनका जो मटका रखा जाता था, और उनको कॉपर के ऑब्जेक्ट दिए जाते थे, क्योंकि ये जो एज था वो एक कॉपर एज था, मेटल एज था, और यहाँ पर कॉपर को शुभ माना जाता था। वेस्ट व महाराष्ट्र बुरल्स जो थे, उन बुरल्स में मोर बुरल्स ऑफ द चिल्ड्रन हैज ऑल्सो सो अ वेरी हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन दिस पीरियड। महाराष्ट्र के जो वहाँ पर दफनाई गई चीज़ों है, वहाँ पर हमें देखने को मिला है कि वहाँ पर बच्चों के बहुत ज़्यादा इन्फेंटली मोर्टेलिटी रेट को दिखाया गया है। इसे मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ कि महाराष्ट्र के बुरेल से हमें पता चलता है कि वहाँ पर बच्चों की जो डेथ थी वो बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, और ये एविडेंस हमें वहाँ से मिलता है क्योंकि वहाँ पर बच्चों के जो दफनाए गए शरीर है वो हमें उसके एविडेंस के तहत मिलते हैं। That so the Neolithic age is a infant mortality rate is high। जो न्यूलिथिक एज था वहां पर इन्फेंट मोर्टेलिटी जो रेट था वो हाई था, वेयर एज जो चाल्कोलिथिक एज था वहां पर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो था वो कम हो चुका था। आर्ट एंड द क्राफ्ट इंक्रीज वेयर द कॉपर एंड द स्मिथ एंड स्टोन वर्कर्स यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। दे नो द स्पिनिंग, वीविंग एंड द क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग। Different type of pottery were formed by these people, and the Chalcolithic phase, the common phase was the black and the red potteries।
इस समय की जो चालकोलिथिक फेज की पोइट्रीज यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस रहा करती थी, और सबसे फेमस और सबसे कॉमन पोइट्री जो यहाँ पर मानी जाती है वो है ब्लैक एंड रेड पोइट्री। पॉलीक्रोम पॉलीक्रोम पेंटिंग और जो पोइट्रीज है यहाँ पर हमें देखने को मिली है, और ऑर्चिड कलर पोइट्रीज वर फाउंड इन राजस्थान, पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। ज्वेलरीज वाज स्वेल एंड द बोन, सेमी प्रीसियस स्टोन, सेटाइट्स एंड द क्वार्ट्ज क्रिस्टल के जो एविडेंस है ज्वेलरीज है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर कॉपर स्टोन आने के बाद, स्टोन एज आने के बाद हमें यहाँ पर ज्वेलरी, सजावट की सामानें, पोइट्रीज, अलग अलग तरीके की जो सजावट की सामानें हैं हमें इस समय देखने को मिलती हैं। Chalcolithic युग आर ऑल्सो नोन एज द कल्चरल ऑफ राजस्थान, साउथर्न ईस्टर्न आहार बनास कल्चर, और मेजर जो साइट बनती है इस चालकोलिथिक युग की वो है उदयपुर, भीलवाड़ा एंड राजसमंद, वेयर वी गोट द स्टोन ब्लेड्स, राइस कल्टिवेशन एविडेंस एंड द राइस सेरेमिक ट्रेडिशन एविडेंस ऑल्सो। मध्य प्रदेश का जो उज्जैन जो जगह है वहाँ का कल्यथा और कायथा जो कल्चर है, कायथा कल्चर वाज द वन ऑफ द मेजर कल्चर फ्रॉम दिस पीरियड विच आर लोकेटेड नियर द बैंक ऑफ काली सिंधी ट्राइब्यूटरी ऑफ चंबल। ठीक है ना। तो जो उज्जैन के पास जो कायथा कल्चर है वो काली सिंधी रिवर की जो काली सिंधी रिवर के पास हमें देखने को मिलता है, जो कि ट्राइब्यूटरी है चंबल रिवर की। Major Chalcolithic culture in central India is found near the Malwa culture, near located the Narmada river, where we can got wheat, barley, oilseed, ज्वार, rice, ligum and the bullfingeries। तो हमें मालवा रीजन में बहुत सारे खेती के एविडेंस, बहुत सारे एग्रीकल्चरल एविडेंस देखने को मिले हैं जो कि नर्मदा रिवर के पास पाए जाते हैं। वेस्टर्न महाराष्ट्र का ज्वार कल्चर जो कि लोकेटेड है बियावरा रिवर के पास, और अहमदनगर का दाइमाबाद एरिया है जो कि मेजर साइट है जोरावर कल्चर की, और वेयर वी गोट एलिफेंट एंड ब्रोंज राइनोसोर्स, और 2 व्हील्ड के जो चैरियट है, मतलब यहाँ पर रथ वाले सिस्टम हमें देखने को मिलते हैं। कुछ दूसरी साइट है जैसे बिहार की चेरान साइड, मध्य प्रदेश की नेवाडा, और गुजरात की रंगपुर साइट, और महाराष्ट्र की इमामगांव और नासिक साइट हमें चालकोलिथिक एज के एविडेंस का प्रूफ मिलती है। चालकोलिथिक एज के बाद अगर हम बात करें तो चालकोलिथिक एज के बाद 1000 बीसी से लेकर 500 बीसी तक जो चला हुआ पीरियड था जिसका नाम था मेगालिथिक पीरियड। हमने 2 पीरियड्स की बात कर लिया यहाँ पर। पहला पीरियड हमने पढ़ा था पैलियोलिथिक एज, फिर उसके बाद हमने पढ़ा चालकोलिथिक एज। अब चालकोलिथिक एज के बाद हम पढ़ रहे हैं मेगालिथिक पीरियड जो कि 1000 बीसी से लेकर 500 बीसी तक चला। मेगालिथिक पीरियड को बोला जाता है, इसका मतलब होता है मेगालिथिक। मेगा मतलब बड़ा, और लिथिक मतलब स्टोन, इसलिए इसको बोला हमने मींस बिग स्टोन। ब्यूरियल्स एंड द मेमोरियल साइट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड, और मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स में हमें पोलोलिथिक टाइप के मिलता है और मोनोलिथिक टाइप। पोलोलिथिक टाइप में मल्टी स्टोन को यूज किया जाता है, और मोनोलिथिक टाइप में सिर्फ एक बहुत बड़ा पत्थर रहा होता था जिसके एविडेंस हमें देखने को मिलते हैं। मेगालिथिक एज आर स्प्रेड अक्रॉस द इंडियन सब कॉन्टिनेंट थ्रू द बल्क ऑफ देम एंड दे आर फाउंड इन द साउथर्न पार्ट ऑफ आवर इंडिया। कर्नाटक का मेगालिथिक मेमोरियल जो साइट्स हैं वो है मास्की और गुलबर्गा का महनीर मेगालिथिक बुरियल्स यहाँ पर मिलता है। आंध्र प्रदेश और केरला के हुड स्टोन मेमोरियल्स जो कि केरला में प्रेजेंट है, अमरेला स्टोन ग्रेव यहाँ पर बहुत फेमस साइट है मेगालिथिक पीरियड की। कर्नाटक के ब्रह्मगिरी साइट और तमिलनाडु के चेंगलापट्टू जो कि डोलमन शेप्ड के जो टॉम्स मिलते हैं वो मेगालिथिक पीरियड के हैंगे। केरला का जो कोचिंग है वो उसका मतलब जो कि जहाँ पर प्रेजेंट है जिसको कहते हैं हम रॉक कट केव मेमोरियल्स। केरला का कोकिन जो साइट है वहां पर हमें रॉक कट मेमोरियल्स देखने को मिलते हैं। साउथ इंडियन की बात करने के बाद हम आते हैं नॉर्थ इंडियन जो मेगालिथिक पीरियड्स की चीजें हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं।
कश्मीर के वजताल बर्राह, ये दो इंपॉर्टेंट साइट है मेगालिथिक साइट्स की। और उत्तर प्रदेश का बांदा, इलाहाबाद जो आज के समय पे हमारा प्रयागराज बन चुका है, मिर्जापुर और वाराणसी। और महाराष्ट्र का विदर्भ। जनरली द रेड एंड द ब्लैक वेयर पोट वर बुरल्स विद द डेड बॉडीज। तो इसमें हमें लाल और जो काले कलर के जो पोट्स हुआ करते थे, मटके रहा करते थे, वो डेड बॉडीज के साथ दफनाए जाते थे, जो कि एविडेंस था कि ये लोग पुनर्जन्म में रीबर्थ पे विश्वास करते हैं। आयरन वेपन, आयरन के टूल, गोल्ड के ऑर्नामेंट्स और सच ए डिस्कवरी ऑफ द बुरल्स आल्सो दैट देयर वाज ए डिफरेंस इन सोशल स्टेटस एंड द बुरल्स। तो हमें ये देखने को मिला कि जो लोगों की डेड बॉडीज को दफनाया जाता था, वो लोगों की डेड बॉडीज के साथ सोने के आभूषण और अलग अलग चीजें, जो ये शो किया करता था कि जो अमीर लोग हुआ करते थे वो अपने लोगों की बॉडीज को सोने के ऑर्नामेंट्स और अलग अलग चीजों से दफनाया करते थे, वेयरएज जो पुअर लोग हुआ करते थे वो गोल्डन ऑर्नामेंट के साथ अपने जो लोगों को दफनाया नहीं करते थे। हाई क्वालिटी ऑफ रेड एंड बैक पोएट्रीज यहाँ पर बहुत ज्यादा फेमस थी। यहाँ पर जो रेड कलर की पोएट्रीज और ब्लैक कलर की जो पोएट्रीज थी वो बहुत ज्यादा फेमस थी। कल्चरल पीरियड में हैव बीन एसोसिएटेड इन आयरन एज। आयरन एज में हमें कल्चरल पीरियड भी देखने को मिला है। एज पर द आर्कियोलॉजिकल एविडेंस द यूज ऑफ आयरन इन इंडिया बिगिन फ्रॉम 1000 BC टू 500 BC। तो एक्चुअल में अगर हम आयरन का इस्तेमाल देखें तो मेगालिथिक पीरियड में आयरन का इस्तेमाल होना बहुत एक्सेसिव तरीके से होना चालू हो गया था। और चाल्कोलिथिक पीरियड में हमें कॉपर एज बोला जा सकता है। तो आयरन एज को हम मेगालिथिक और चाल्कोलिथिक को कॉपर एज भी बोला जा सकता है। डेटिव लिटरेचर, जो यहाँ पर लिटरेचर लिखने का जो समय था डेट के अकॉर्डिंग, वो यहाँ पर स्टार्ट हो गया था। मेगालिथिक पीरियड मार्क द पीरियड ऑफ आयरन एज। बिल्कुल मेगालिथिक पीरियड जो है वो आयरन एज का काउंट किया जाने लगा। ए ट्रांजिशन पीरियड बिटवीन द प्री हिस्टोरिकल एंड द बिगिनिंग ऑफ द हिस्ट्री। तो ये वो वाला पीरियड कहलाया जाता है जो कि प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री के बीच का जो पीरियड है, उसको हम लोगों ने इस चीज को स्टडी कर लिया है। इसके बाद जो हिस्ट्री चालू होती है, जिसको हम हड़प्पा की साइड के बारे में स्टडी करेंगे। तो इसके बीच में हमने जो पढ़ा है उसको हम बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री। तो प्रोटो हिस्ट्री हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम बात करते हैं कंक्लूजन क्या होता है इस चीजों से जो हमने पढ़ा। हमने पैलियोलिथिक एज को पढ़ा, हमने चाल्कोलिथिक एज पढ़ा, हमने मीजोलिथिक एज पढ़ा। इसके आधार पर हमें जो स्टोन एज है, कॉपर एज है और आयरन एज है आर इन्वॉल्व इन अ आइस एज विद होमोसेपियंस। और हमें इन्वॉल्वमेंट देखने को मिला इन लोगों का, किसके साथ? स्टोन एज के साथ, कॉपर एज के साथ, आयरन एज के साथ। हमें डिफरेंट जो आइस एज भी थी उसके अकॉर्डिंग हमने होमोसेपियंस के जनरेशन को देखा, होमोसेपियंस के इवॉल्वमेंट को देखा। ये हमारा सबसे बड़ा एविडेंस है कि हमारा ह्यूमन जो है वो भी एनिमली जो है जनरेट हुआ है, नेचर से जनरेट हुआ है। और प्री हिस्टोरिकल कल्चर रिफर टू बी द ग्रेजुअल एंड द फंडामेंटल स्टेज ऑफ ह्यूमन ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट। बिल्कुल सही बात है। प्री हिस्टोरिकल पीरियड के चाल्कोलिथिक फेज के दौरान प्रोटो हिस्ट्री यानी हड़प्पन साइट का जो इस्टेब्लिशमेंट था वो यहाँ से स्टार्ट हुआ। इसके बाद अगर हम बात करें हड़प्पन साइट जो स्टार्ट हुई थी, ये हमारी प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री के बाद स्टार्ट हुई थी, है ना। और पहले हमने प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री, और असली जो हिस्ट्री स्टार्ट होती है वो हमारी हड़प्पन साइट से स्टार्ट होती है। तो हड़प्पन साइट को स्टार्ट करने से पहले हमें इस चीज को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सो एंशिएंट हिस्ट्री में आज ये जो चीजें हैं वो टोटल खत्म हो जाती है। लिटरेचर सोर्स हमने पढ़ लिए थे, नॉन लिटरेचर सोर्स हमने पढ़े थे क्या क्या होते हैं, ना। और लिटरेचर सोर्स भी हमने पढ़ लिए थे, जो रिलीजियस टेक्स्ट होते हैं, वेदास, उपनिषद, ये सारे जो होते हैं लिटरेचर सोर्स होते हैं हिस्ट्री को कंक्लूड करने के। सो थैंक यू।